हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर कोर्स पूरा अपलोड कर रखा है। आप मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर के अलावा गूगल क्रोम पर भी आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आ जाएगी। आप जिस भी स्ट्रीम के हो आपके लिए वहां पर कोर्स अवेलेबल है, तो जाकर आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आज हम त्रैमासिक परीक्षा का ये जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। आपके सिलेबस पर आधारित है, सारा आप लोगों को हल करना है, कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट को। और ये देख सकते हो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ सभी क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर याद करना है। आपकी किताब पर आधारित पेपर है। अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए स्टार्ट करता हूं मैं एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमने पेपर उपलब्ध कराया है वो। सबसे पहला प्रश्न है आपका, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों, जो भक्तिन है ना, ये झूसी की रहने वाली थी और महादेवी वर्मा के साथ में ये रहती थी। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, जूझ का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लो। जूझ का अर्थ होता है दोस्तों संघर्ष। ठीक है, और आप लोगों को सबको याद रखना है कि बिना संघर्ष के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जूझ उपन्यास जो मूलतः जो भाषा है दोस्तों, इसमें आपको मराठी भाषा याद रखना है क्योंकि मराठी भाषा में ही ये लिखा गया था। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। आपके ऑप्शन है शब्द, भाषा, छंद और वाद्य यंत्र। तो दोस्तों, कविता से किसका संबंध नहीं होता है, इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ वाद्य यंत्र का। क्योंकि छंद भी कविता बनाते हैं तब आवश्यकता पड़ती है, भाषा भी आवश्यकता पड़ती है और शब्द की भी आवश्यकता पड़ती है जब छंद बनता है। और छंद बजने के लिए जो यंत्र होता है वो वाद्य यंत्र होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कविता से इसका संबंध नहीं है, ये तो अलग वाद्य यंत्र है। तो आप लोगों को इसमें वाद्य यंत्र करेक्ट बताना है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है दोस्तों, वो कहलाती है, आप लोगों को याद रखना है, रुबाई। और रुबाइयाँ जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फिराक गोरखपुरी। आपको याद रखना है, फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ लिखने वाले हैं ये। ठीक है, और रूबा बहुत ही बेस्ट शब्द है, मिसरा इसको हम बोल सकते हैं, मिसरा अर्थ होता है इसका। ठीक है, और उर्दू और फारसी की छंद शैली है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर आपसे पूछे तो 8 बताना है, रचना के आधार पर पूछे तो 3 बताना है, और वाच्य के आधार पर अगर पूछे तो भी 3 बताना है। ठीक, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 बताना है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। पहला है यहाँ पर आत्म परिचय, खाली स्थान से लिया गया है। तो आत्म परिचय जो है ना, ये निशा निमंत्रण से लिया गया है, निशा निमंत्रण से। ठीक, अगला प्रश्न देखो, भक्तिन महादेवी जी का एक क्या है। तो इसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र, यहाँ पर संस्मरणात्मक रेखा चित्र आपको बता देना है करेक्ट उत्तर में। ठीक, और अब अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ आप लोगों को प्राचीन काल के अवशेष करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। इसके बाद देखिएगा, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाटक में पात्रों की संख्या जो है वो अधिक होनी चाहिए। ठीक, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, किसकी गणना की जा रही है, मात्रा की गणना की जा रही है। देखो, मूलतः छंद 2 प्रकार के हैं, एक तो है वर्णिक और एक है
मात्रिक। तो वर्णिक और मात्रिक, तो मात्रा की गिनती पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मात्रिक आ जाएगा। ठीक, जिन छंदों की मात्रा की गणना होती है वे मात्रिक छंद होते हैं। बिंब के भेद है, तो यहाँ पर दोस्तों बिंब के आप लोगों को कितने भेद बताना है, 3 भेद बताना है। बिंब के 3 भेद हो जाएंगे। और अब हमारे सामने ये आ चुकी है जोड़ी, सही जोड़ी आ चुकी है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो फटाफट सभी, और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है। और आप सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि ऐसी जो अपडेट है दोस्तों आप लोगों को मैं उपलब्ध कराता रहता हूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक आपकी परीक्षा में मिले। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। में पहला जो लिखा हुआ है गीत, तो गीत के आगे आप लोगों को क्या बता देना है, तो इसमें करेक्ट उत्तर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें शेर लिख देंगे। अवधूत, अवधूत के आगे आप लोगों को क्या लिखना है, शिरीष के फूल लिखना है। मोहन जोदड़ों में आपको लिखना है 700 कुएं। और नाटक का प्राण तत्व, तो नाटक का प्राण तत्व क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को संवाद लिखना है। कवित्त छंद, कवित्त छंद, तो दोस्तों जो आप लोगों का कवित्त छंद होता है ना, उसमें कितने 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, 31 वर्ण होते हैं। जलद, तो जलद मतलब बादल। ठीक है, और छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद बताना है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप लोगों को बताना है। इसके बाद में आप देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चंस, इनको भी आप एक ही बार में याद कर लेना। भाषा के साथ बात कैसी हो गई, तो दोस्तों भाषा के साथ में बात जो है वो पेचीदा हो गई थी, पेचीदा लिख देंगे आप इसमें। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या था, तो इसमें लुट्टन सिंह मुख्य पात्र का नाम बताएंगे, लुट्टन सिंह ये था। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है, तो मोहनजोदड़ो के जो वास्तुकला है उसकी तुलना चंडीगढ़ से की गई है। किससे की गई है, तो आपको चंडीगढ़ बताना है, चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दोस्तों इसमें 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। तो उल्टा पिरामिड में 3 भाग कौन से, एक तो इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है और एक समापन होता है। ठीक है, इंट्रो, बॉडी और एंड, ये 3 भाग होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, उसको वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में भी मैं बता देता हूँ, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अफवाहों पर विश्वास करना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अफवाहों पर विश्वास करना, विश्वास करना, अफवाहों पर विश्वास करना, इसका मतलब कान का कच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहोगे। कौन सी शब्द शक्ति, अगर व्यंग्यार्थ है तो वो व्यंजना हो जाएगी। ठीक है, और शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहला प्रकार आप याद रखेंगे अभिधा। ठीक है, अभिधा। दूसरा प्रकार आप याद रखेंगे लक्षणा, और तीसरा प्रकार आप रखेंगे याद व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब सत्य असत्य लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, इसका मतलब आपको इसमें सत्य बताना है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है कथानक, सही बात है, आपको इसमें सत्य बताना रहेगा। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है,
तो 5वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। ठीक, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये सही बात है, हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों ये था आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पेपर है वो। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अगले सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, वो भी हल सहित और आपकी किताब पर 100% आधारित, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये सभी काम आ जाए। सभी स्टूडेंट मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना।